जय हिंद दोस्तों। हम हैं 6 सर नारदेंज वाले और आप देख रहे हैं 12th क्लास का। और 12th क्लास में आज हम लोग हम खास करके इतना दिन से तो आपको मैथ बता ही रहे हैं। और एक चीज़ अगर आप नोटिस किए होंगे तो जो जितना दिन में हम आपको मैथ पढ़ाए हैं, जो इस बार एग्ज़ाम हुआ है 200 नंबर का, उसमें 95% उसी में से आया है। फिर भी 90 नंबर मान लो तो मैं तो अच्छा खासा बता दिए। फिर भी अभी आपको 2024 में एग्ज़ाम देना है, मतलब आपके पास पूरा 1 साल का टाइम है। तो मैथ तो जैसे हम पढ़ा रहे हैं वो तो सही है, मैथ में कोई दिक्कत है नहीं, वो चलते रहेगा। लेकिन ऐसा लगा कि कुछ स्टूडेंट को फिज़िक्स में डर लगता है या फिर केमिस्ट्री वीक होता है। केमिस्ट्री में मतलब डर जैसा लगता है। केमिस्ट्री कितनों पढ़ने की आप कोशिश करते हैं, केमिस्ट्री को रटते हैं, छोटा छोटा टॉपिक बनाकर रटते हैं। पता चला कि ट्रिक बना लिए केमिस्ट्री को। ट्रिक बनाकर क्यों रटने की ज़रूरत पड़ रहा है? क्या आपको केमिस्ट्री डिटेल में समझ में नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो वही सब समझाने के लिए हम आए हैं कि आपको हम डिटेल में पूरा केमिस्ट्री समझाएं, जब में केमिस्ट्री में डर न लगे। जिस तरह से आपके मन से मैथ में से डर ख़त्म हो गया है, उसी तरह से केमिस्ट्री भी डर ख़त्म हो जाए। तो 2023 में जो एग्ज़ाम देने वाले थे उसके लिए तो खैर हम कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए। मैथ में बहुत कुछ किए मानते हैं, लेकिन फिज़िक्स के मामले में या केमिस्ट्री के मामले में हम ज़्यादा नहीं दे पाए, उनके लिए ज़्यादा उनको हेल्प नहीं कर पाए। लेकिन ऐसा लगता है कि चलो जो 2024 में देंगे उनके लिए तो कर पाएँ। तो सबसे पहली बात तो ये आपको बताना है कि जिस तरह से आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं, सेम उसी तरह से इसको भी ऑफलाइन क्लास समझ के पढ़िएगा। ये सब बातें नहीं होनी चाहिए कि पढ़ना कम है और पढ़ने से ज़्यादा आप PDF ढूंढिएगा। PDF को तह लगा कर, हाँ ये मानते हैं कि मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, कोई बात नहीं, आपका साथ रहेगा बहुत जल्दी, वो भी व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन PDF तो हम तब भी नहीं देंगे जब मेरे पास स्मार्ट क्या डबल स्मार्ट बोर्ड रहेगा, फिर भी नहीं हम PDF देंगे। क्योंकि PDF से आदमी होता क्या है, PDF से आदमी पढ़ना नहीं चाहता। ले लिया PDF और तह पे तह लगा के, तो क्यों PDF का तह क्यों लगाना है? एक दिन हम प्राइवेट सेशन रखेंगे और उसमें बता देंगे कि बहुत सारे किताब का नाम, आप किताब को तह लगा लीजिए, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम, और तकिया बनाकर सो जाइए। ध्यान रहे कि आपको PDF का तह नहीं लगाना है, आपको अपना नोट्स बनाना है। और अपना नोट्स हैंड रिटेन होना चाहिए, आपके खुद के हैंड से लिखा हुआ, आपके हाथ से लिखा हुआ। तो हम आपको हर चीज़ बताएंगे, हर चीज़ समझाएंगे, लिखाएंगे, आप लिखिए खुद से। फिर भी अगर लगे कि और ज़्यादा जानना है तो आप किताब का सहारा लीजिए, ठीक है। बुक का सहारा लेना बहुत ज़रूरी होता है। बिना बुक के आप पढ़ाई नहीं कर सकते। किसी पर डिपेंडेंट रहना एक हद तक सही है, लेकिन एकदम नहीं कि पूरा डिपेंडेंट ही हो जाओ कि जो है सो आप ही बताइएगा सही या गलत। कहीं भी पढ़ो, दुनिया के किसी भी कोना में अगर पढ़ रहे हो तो खुद से अपना दिमाग लगाओ। और अगर नहीं लगता है तो कम से कम किताब एक बार उठाइए, किताब से देखिए कि क्या है सिलेबस में जो है वो पढ़ाया जा रहा है या कहीं आउट ऑफ सिलेबस है, या फिर ऐसा तो नहीं कि जो सिलेबस में है वो भी नहीं पढ़ाया जा रहा है आपको। इसलिए कहा जाता है किताब उठाकर ज़रूर देखिएगा आप, कि ऐसा तो नहीं कि सिलेबस में ये चीज़ था और हम आपको वो नहीं बताएं। तो किताब अपने पास ज़रूर रखिएगा, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, उससे देखिएगा कि ये आता है या नहीं आता, ये पढ़ना है या नहीं है। तो हम आज स्टार्ट करते हैं 12th क्लास का फिजिक्स, ठीक है। आपका 5 से 10 मिनट बर्बाद हो गया, कोई बात नहीं, पहला क्लास में इतना बोलना ज़रूरी था कि आपको पढ़ना किस तरह से। जैसे फिजिक्स, अब फिजिक्स का डेफिनेशन तो हम 12th में पढ़ाने नहीं आए। फिजिक्स में आपको मालूम है कि भौतिक घटनाओं का जो अध्ययन करते हैं। फिजिक्स में आपको पढ़ना क्या है 12th में, डायरेक्ट मुद्दे पर हम आएंगे। फिजिक्स में जो आपको पढ़ना है, जिस ब्रांच के बारे में आपको पढ़ना है वो है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जिस ब्रांच के बारे में आपको पढ़ना है वो है इलेक्ट्रिसिटी। और देखो ये क्लास बाइलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश भी हिंदी भी, दोनों में मैनेज कर लीजिएगा। जहाँ तक थोड़ा बहुत हिंदी अगर हम कम बोले तो गूगल से मीनिंग आप खोज लीजिएगा, क्योंकि टर्म कुछ वैसा टर्म होता है जिसका हिंदी हम खुद नहीं जानते हैं, तो हम क्या खोजेंगे, आप खोज लीजिएगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी को हिंदी में क्या बोलते थे, इसका हिंदी हम जानते हैं वैद्युतिकी, तो लिख देंगे। अब इलेक्ट्रिसिटी में भी आपको 2 सब ब्रांच मिलेगा जो आपको पढ़ना है। इलेक्ट्रिसिटी में 2 ब्रांच पढ़ना है, एक हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और दूसरा हो गया इलेक्ट्रिक करंट। 2 ब्रांच हो गया। अब
सवाल उठता है कि इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने की हमको ज़रूरत क्यों पड़ी, इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत क्यों पड़ा। तो इलेक्ट्रिसिटी से पहले न्यूटन का कहना था, ये न्यूटन के हिसाब से, कि ब्रह्मांड की वे सभी वस्तुएं, जितना भी यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट है, जो भी ब्रह्मांड की वस्तुएं हैं, वे सभी वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर खींचती हैं, ऐसा मानना था। जैसे एक वस्तु का टुकड़ा है, दूसरे वस्तु का टुकड़ा है, दोनों एक दूसरे को खींचती है। क्यों खींचती है? तो खींचती है, और जिस बल से खींचती है उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। लेकिन ये खींचती क्यों है? तो उसमें मास होता है, और मास के कारण एक टेंडेंसी होता है। मास मतलब द्रव्यमान। जिस वस्तु में द्रव्यमान है वह दूसरे द्रव्यमान वाली वस्तु को अपनी ओर खींचती है। अब उन दोनों में से जिसका द्रव्यमान भारी पड़ जाता है वह कम द्रव्यमान वाले को अपनी ओर खींच लेती है। उदाहरण के तौर पर, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, और पृथ्वी से 2 फीट ऊपर हम चले जाए या 10 फीट ऊपर हम चले जाए, तो हम अगर 10 फीट ऊपर में खड़ा है तो हम पृथ्वी को खींचेंगे, पृथ्वी हमको खींचेगी। पृथ्वी हमको खींचेगी तो समझ में आता है, हम कैसे पृथ्वी को खींचेंगे? खींचते हम भी हैं। हम जितना फोर्स लगाते हैं उतना ही फोर्स पृथ्वी भी लगाती है। लेकिन पृथ्वी का मास इतना अधिक होता है, उसका द्रव्यमान इतना ज़्यादा होता है कि उसका जड़त्व बढ़ जाता है। जड़त्व 11th में आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं इन साल, हम जड़त्व भी डालेंगे 11th के वीडियो में, देख लीजिएगा। जड़त्व क्या होता है? किसी वस्तु का वह गुण जो अपने पूर्व की अवस्था में रहना चाहता है। देखिए, टॉपिक से थोड़ा सा भटक रहे हैं, आप मत भटकिएगा, आप समझने के लिए ध्यान दीजिएगा। जड़त्व क्या होता है? किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी पूर्व की अवस्था में रहना चाहता है। उदाहरण के तौर पर, एक बड़ा वस्तु, एक छोटा वस्तु, अब दोनों में से दोनों रखल हैं, तो ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2, ठीक है। छोटे वस्तु और बड़े वस्तु में से कौन अपनी पूर्व की अवस्था में रहना चाहता है, 1 या 2? तो 1, क्योंकि 1 बड़ा है सर, इसका मास ज़्यादा है। जिसका मास ज़्यादा होगा वह हिलेगा नहीं, डुलेगा नहीं, अपनी जगह पर रहना चाहेगा। यानी कहेंगे इसमें जड़त्व क्या है? ज़्यादा है, उसको बोलते हैं विराम जड़त्व। अब मान लो कि बड़ा सा ट्रक, एक छोटा सा साइकिल, एक बड़ा सा ट्रक ढुल गया ढुलकौआ पर से, और एक बार छोटा सा साइकिल ढुल गया ढुलकौआ पर से। अब छोटका साइकिल ढुल गया है, हम उसको कहते हैं हाउ 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 हाउ, तो छोटका साइकिल रुक जाएगा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, छोटका साइकिल रुक जाएगा। लेकिन अब उधर से आ गया ट्रक, और ट्रक के कहते हैं हाउ हाउ रुको, ट्रक ढुल रहा है, हाउ हाउ रुको। ट्रक क्या रोकेगा? ट्रक पता चला कि हमारे ऊपर चढ़ के पास्ता बना के पार हो गया। क्यों? क्योंकि जो ट्रक ढुलते आ रहा था, या जो मोटरसाइकिल या साइकिल जो ढुलते आ रहा था, इन दोनों के पास जड़त्व था। कौन से जड़त्व था? तो यहाँ पर वो दोनों गति में है, मतलब उसके पास गति जड़त्व था। अगर वह दोनों गति में है तो वह गति में रहना चाहता है, तो इन दोनों के पास गति जड़त्व था। यहाँ पर एक पत्थर का टुकड़ा बड़ा है, दूसरा छोटा है, दोनों रखल है, विराम में है, तो इन दोनों के पास विराम जड़त्व है। जड़त्व का मतलब होता है जिस वस्तु के पास, मतलब जो वस्तु पहली अवस्था में है, जिस अवस्था में वह है, वह उसी अवस्था में रहना चाहती है। यही कारण पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत अधिक है, और वह कैसा है? विराम में। मेरे लिए तो विराम में ही है। नहीं सर, गति में है। अरे हम उस पर खड़ा है तो हम भी घूम रहे हैं, लेकिन अगर दूसरे स्पेस में जाके देखेंगे तो देखेंगे वो गति जड़त्व में। चलो भाई, पृथ्वी जो है गति जड़त्व में, अपने घूर्णन अक्ष भी कर रही है, परिक्रमण भी, गति भी कर रही है, दोनों कर रही है, तो उसके साथ साथ तो हम भी घूम रहे हैं। लेकिन अगर कहा जाए कि पृथ्वी ऊपर चले जाए, पृथ्वी नीचे आ जाए अपने अक्ष से, वो तो एलिप्टिकल पाथ पे घूम रही, तो ऊपर नीचे जाएगी नहीं। क्यों? क्योंकि उसका जड़त्व ज़्यादा है, मास ज़्यादा है, मतलब जड़त्व ज़्यादा है। यही कारण है कि हम किसी चीज़ को ऊपर से छोड़ते हैं तो कहाँ गिर जाते हैं? पृथ्वी पर। मतलब पृथ्वी हर एक वस्तु को अपनी ओर खींच लेती है। अब मान लो ऐसा पॉसिबल अगर हो कि पृथ्वी और बृहस्पति किसी कारणवश नज़दीक आ जाए, किसी कारणवश अगर नज़दीक आ जाए तो दोनों एक दूसरे में सट जाएंगे। लेकिन ऐसा होगा तब, होगा नहीं, क्योंकि यूनिवर्स का इस तरह से निर्माण किया गया है कि जितना सन के कारण उसको सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, उतना ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल में पढ़ेंगे 11th में हम। ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन अगर ऐसा हो गया तब, ठीक है, ऐसा होगा तब, ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर होगा दोनों सट जाएगा। तो मास के कारण हम लोग क्या देखते हैं कि आकर्षण बल लगता है। पृथ्वी के ऊपर 10 फीट ऊपर ले गए, एक हाथी को छोड़ दिए, हाथी देखते हैं धड़ाम दबन नीचे गिर जाता है। क्यों?
क्योंकि हाथी से बहुत ज़्यादा द्रव्यमान पृथ्वी का है, तो पृथ्वी के पास एक नेचर है कि द्रव्यमान ज़्यादा है, इसके पास एक क्वांटिटी है, द्रव्यमान ज़्यादा है। द्रव्यमान ज़्यादा मतलब जड़त्व ज़्यादा, जड़त्व ज़्यादा मतलब इसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा या किसी वस्तु को अपनी ओर खींचेगी। मतलब एक चीज़ पता चल गया कि ग्रेविटेशन के कारण कौन सा फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, याद रखना। सॉरी, मास के कारण कौन सा फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। जिसके पास द्रव्यमान है वह दूसरे द्रव्यमान वाले को अपनी ओर खींचती है, जिस बल से खींचती है उस बल को हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। यहाँ तक अभी तक पता था। अब क्या देखा गया कि हमको ऐसा लग रहा है कि हमेशा खिंचाता है, हमेशा खिंचाता है। अब हम कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े को लिए, कागज़ का बहुत छोटा छोटा टुकड़ा लिए, ठीक है, छोटा छोटा टुकड़ा लिए, और मान लो कि यहाँ पे कागज़ का टुकड़ा रखे और इसको इससे ससार दिए, तो कागज़ का टुकड़ा तो जाहिर सी बात है कने गिरेगा, पृथ्वी पे। पृथ्वी हर एक वस्तु को खींच रही है तो नीचे गिर जाना चाहिए, ठीक है, नीचे गिर गया। कुछ देर बाद हम पेन, जिस पेन से हम लिखते हैं उस पेन को ऐसे कपड़े पर रगड़े या फिर माथा में रगड़े और नीचे सरका रहे थे, लेकिन इसके बगल में इसे पेन रख दिए। इस बार देखते हैं कागज़ का टुकड़ा जो है वो नीचे नहीं गिरा, इसमें आके सट गया। अरे हम तो जान रहे थे कि जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होता है वो हमेशा छोटे द्रव्यमान वाले को अपनी तरफ खींच लेता है। तो ये कागज़ का टुकड़ा कलम में सट गया, इसमें नीचे क्यों नहीं गया, क्योंकि पृथ्वी के सामने इसका द्रव्यमान बहुत कम है, तो कागज़ का टुकड़ा तो नीचे जाना चाहिए। लेकिन वो कागज़ के टुकड़े को हम इससे सरकाते हैं जैसे, ठीक है, अगर आप देखोगे ऐसा, इसे तो कहाँ आपको दिखाएं, देखिए इस तरह से होगा तब आपको, देखिए सटेगा तब ना, देखिए सट गया। इस कागज़ के टुकड़े को जाना कहाँ चाहिए था, नीचे, लेकिन ये देखो सटल है इसमें। ऐसा क्यों? हम जानते हैं कि इस पेन से बहुत ज़्यादा द्रव्यमान है, किसका, इस पेन से बहुत ज़्यादा द्रव्यमान है पृथ्वी का, इसको नीचे गिरना चाहिए था। इतना झाड़ने के बाद भी देखो नहीं गिर रहा है, क्यों? यानी कोई और भी क्वांटिटी इसके भीतर है जिसके कारण कागज़ इसमें सट गया। तो क्या चीज़ था, वो चीज़ क्या था, वो जो चीज़ था उसको हम लोग कहते हैं चार्ज, दैट इज चार्ज। इसके पहले हम लोग क्या देख रहे थे, अभी तक हम बात कर रहे थे मास, मास मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान। अब हम लोग एक नए चीज़ की बात करेंगे, चार्ज। चार्ज मतलब आवेश। तो इसी चार्ज के बारे में जब हमको अध्ययन करना पड़ा पूरा एकदम विस्तार से कि आखिर है क्या, इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, ये किस तरह से काम करता है, जब इसको बहुत बार रगड़ते हैं और जब हम भी छूते हैं देखते हैं हाथ पूरा एकदम झनक जाता है, एकदम पूरा हाथ पर एकदम काम नहीं करता, आखिर ये है क्या। इसी का जब हम अध्ययन करने लगे तो पहुंच गए हम लोग किस में, इलेक्ट्रिसिटी में। बहुत बड़ा ब्रांच बना, जो आप 11th के तौर पर पढ़ोगे तो 6 महीना सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी चलेगा, इतना बड़ा ब्रांच हो गया। और आगे तो खैर कहने नहीं, यानी आप चीज़ एक चीज़ पता चल गया कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी लिख सकते हैं हम, इंग्लिश में हिंदी में दोनों बोलेंगे। इलेक्ट्रिसिटी इज़ द ब्रांच ऑफ, इलेक्ट्रिसिटी इज़ द ब्रांच ऑफ, देखो ये बोर नहीं होना है कि आप PDF दे दीजिए, लिखाते क्यों है, नहीं यार सुन के लिखो। इलेक्ट्रिसिटी इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इलेक्ट्रिसिटी is the branch of physics, electricity is the branch of physics in which we study all about the charges, या सिर्फ चार्जेज। ग्रामेटिकली थोड़ा बहुत गलत भी हो तो इग्नोर कीजिएगा। हिंदी में क्या, तो भौतिकी की वैसी शाखा, भौतिकी की वैसी शाखा, भौतिकी की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत आवेशों का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत आवेशों का अध्ययन किया जाता है। भौतिकी की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत आवेशों का अध्ययन किया जाता है। अब आवेश में भी दो तरह के हो गया, एक हो सकता है कि आवेश अस्थिर हो, जिसको बोलते हैं स्टेशनरी चार्ज, स्टेशनरी चार्ज, और दूसरा होगा मूविंग चार्ज। एक हो गया स्टेशनरी चार्ज और दूसरा हो गया मूविंग चार्ज।
एक हो गया स्टेशनरी चार्ज, दूसरा हो गया मूविंग चार्ज। स्टेशनरी चार्ज को हिंदी में बोलते हैं अस्थिर आवेश। देखो हिंदी वाले नाराज नहीं होंगे, हम हिंदी भी बोलते हैं लेकिन लिखते इंग्लिश में हैं। टाइम आएगा तो हिंदी में भी लिखेंगे। हिंदी बोल रहे हैं अस्थिर आवेश, अस्थिर आवेश। स्टेशनरी मतलब अस्थिर, चार्ज मतलब आवेश। अस्थिर आवेश और ही गतिशील आवेश, गतिशील आवेश। अब देखो जिसमें हम अस्थिर आवेश के बारे में पढ़ेंगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में दो चीज़ पढ़ना। अगर हम अस्थिर आवेशों के बारे में पढ़ेंगे, देखो हिंदी में बोल रहे हैं, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो डिफरेंशिएशन कैसे देंगे? देखो भौतिकी की वैसी शाखा, या बोलो कि इलेक्ट्रिसिटी की वैसी शाखा, मतलब वैद्युतिकी की वैसी शाखा, वैद्युतिकी की वैसी शाखा, वैद्युतिकी की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत, वैद्युतिकी की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग अस्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। वैद्युतिकी की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग अस्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। देखो वैद्युतिकी की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग अस्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं, उसे ही कहा जाता है अस्थिर वैद्युतिकी। इंग्लिश में इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। एक होता है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं? नाम से ही पता चल रहा है करंट, हिंदी में बोला जाता है विद्युत धारा। इसको क्या बोलेंगे? तो हिंदी में कह सकते हैं वैद्युतिकी की वैसी शाखा, विद्युतिकी की वैसी शाखा, विद्युतिकी की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग गतिशील आवेशों का अध्ययन करते हैं। विद्युतिकी की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग गतिशील आवेशों का, अगर चार्ज दौड़ रहा है और उसके बारे में पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट, और चार्ज अस्थिर है उसके बारे में हम लोग अगर पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक 1.5 से 2 महीना सिर्फ यही चलेगा आपका, मतलब 30 क्लास 35 क्लास सिर्फ यही चलना है, उससे भी ज़्यादा। अस्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, गतिशील आवेशों का अध्ययन करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट। इंग्लिश में जो लिखते होंगे उनके लिए भी बोल देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? द सब ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन विच वी स्टडी, द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन विच we study all about the stationary charges, stationary charges. The branch of electricity in which we study all about stationary charges is known as electrostatic. And what is the electric current? The branch of electricity in which we study all about moving charges. The branch of electricity in which we study all about moving charges. 2-3 बार इसलिए बोलते हैं जब मैं आपको रिवीजन हो जाए, यहीं पर रटना नहीं पड़े, हर चीज़ समझ तो गए हैं, लिख भी दे। द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन विच वी स्टडी ऑल अबाउट मूविंग चार्जेज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। अब हम पढ़ेंगे क्या, 2-3 बार रिपीट कर रहे हैं, चार्ज चार्ज, बार बार बोल रहे हैं चार्ज। ये चार्ज क्या होता है? ठीक है, चार्ज क्या है? तो अभी आप लोगों ने देखा, ठीक है, अभी आप लोगों ने देखा कि हम ऐसे करके पेन रगड़े, या नीचे ऐसे करके रगड़े, या माथा पर रगड़े। जब हम पेन को रगड़े तब सट गया, बिना रगड़े लाते तो नहीं सटता। ऐसा क्यों? देखो हम जानते हैं कि ब्रह्मांड में अभी फ़िलहाल जितना तक मालूम है साइंस को, सब चीज़ बना है 3 चीज़ों से। ब्रह्मांड में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन बाहर रहता है और इलेक्ट्रॉन बाहर रहता है, सॉरी प्रोटॉन न्यूट्रॉन भीतर रहता है, इलेक्ट्रॉन बाहर रहता है। जब 2 वस्तुओं का आपस में टकराव होता है, जब 2 वस्तुएं आपस में टकराती हैं तो टक्कर में नुकसान किसका होगा? भीतर वाले का या बाहर वाले का? जाहिर सी बात है जब भी टक्कर होगा तो भीतर वाले का कोई नुकसान होगा नहीं, वो भीतर वाला तो भीतर में टूटेगा फूटेगा, जो भी चौपट होगा वो सब बाहर वाला होगा, जो भी नुकसान होगा बाहर वाले। अब बाहर में कौन है? इलेक्ट्रॉन। इसीलिए जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन टूट जाता है। नहीं, इलेक्ट्रॉन टूटता है ऐसा नहीं बोलेंगे, ट्रांसफ़र हो जाता है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। टूटने का मतलब ऐसा थोड़ा है कि जैसे कोई डंडा लिए और हथौड़ी से मार दिए, चूर हो गया पूरा, या फिर मान लो कोई पत्थर लिए हथौड़ी से मार दिए, चूर हो गया, टूट गया सर। यहाँ वो बात नहीं है। यहाँ पर टूटने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन किसी एटम के साथ में लगा हुआ था और ऐसे हो गया, ऐसे फंस गया, ऐसे जैसी उसको रगड़े 2-3 बार ने तो इसका इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड वाला टूटकर इसके पास आ गया।
तो इसमें इलेक्ट्रॉन हो गया ज़्यादा और इसमें इलेक्ट्रॉन हो गया कम। जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन कम। तो ऐसा पता चल गया कि किसी में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया। कैसे पता चला? इसका मास बढ़ गया और इसका मास गया कम। जब दो वस्तु को आपस में रख रहे तो बहुत कम, आप नहीं तौल सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक तौर पे उसको तौला जाएगा तो पता चलेगा कि एक ऑब्जेक्ट का मास बढ़ गया, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास घट गया। मतलब जाहिर सी बात है कुछ तो ट्रांसफ़र हुआ, कुछ तो उड़कर इसमें आया, तभी तो इसका मास बढ़ गया। 0.0000000000001 ग्रामे बढ़ गया। कुछ तो मास बढ़ा। बढ़ने का कारण क्या था? कि इसका कुछ ऑब्जेक्ट इसमें आया, और क्या आया? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, और तभी यह किसी वस्तु को अपनी ओर सटा लेता है। और सिर्फ देखिए, ऐसा मान लो कि एक ब्लैक है एक ब्लू है, दोनों का आपस में रगड़े हैं। इसको ले गए कागज तर, कागज सट गया, इसको ले गए कागज तर, कागज सट गया। मतलब ये भी चार्ज हुआ, ये भी चार्ज हुआ, दोनों चार्ज हुआ। लेकिन जब दोनों को एक साथ ले गए तो नहीं सटा कागज का टुकड़ा। जब ये ले गए, ये ले गए, सट गया। मतलब ये भी चार्ज था, ये भी चार्ज था, लेकिन जब एक साथ ले गए तो नहीं सटा। और बेंजामिन का कहना था, बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक वैज्ञानिक थे, उनका कहना था कि ऐसे कैसे हो सकता है? एक क्वांटिटी अपने आप में मायने रखता है, दूसरा क्वांटिटी अपने आप में मायने रखता है, जब दोनों सट जाता है तो ख़त्म। ऐसा तभी हो सकता है जब मान लो कि एगो के पास +4 यूनिट है कोई चीज़, चार्ज के सही मात्रा कैसे, अब हम लोग जानते हैं कि कूलम होता है। मान लो +4 कूलम है और दूसरे के पास -4 कूलम है, तो +4 कूलम अपने आप में है, तो इसके पास मैग्नीट्यूड हो गया 4, मतलब परिमाण हो गया, और -4 है। जैसे एगो +4 है, एगो -4 है, तो इसके पास 4 यूनिट बोलेंगे, 4 यूनिट। इसके पास भी बोलेंगे 4 यूनिट। वो अलग बात है, इसको प्लस और इसको माइनस बोलते हैं। उस वक्त तो मालूम भी नहीं था किसी को कि प्लस माइनस क्यों बोला जाएगा। कहने का मतलब है इसके पास कुछ चार्ज आया, इसके पास भी कुछ चार्ज आया, लेकिन दोनों मिला 0। ऐसा तभी हो सकता है जब एगो पे प्लस मानेंगे और एगो पे माइनस मानेंगे। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन का कहना था कि दोनों पर जो चार्ज आया है आपस में रगड़ने पर, तो आप ऐसा बोलिए कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एगो पे पॉजिटिव आता है, एगो पे नेगेटिव आता है। तभी तो जब दोनों मिलता है तो 0 हो जाता है। जितना इस पर पॉजिटिव होगा हरियरका पे, उतने कलका पे नेगेटिव होगा, तभी तो दोनों मिला तो 0 हो गया। अब यहाँ पे सवाल ये उठ गया उस वक्त कि किसको नेगेटिव माने, किसको पॉजिटिव माने। ऐसा तो नहीं है कि ऐसे रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन में लिखल है माइनस, यहाँ लिखल है प्लस, ऐसा लिखल तो नहीं रहता, तो कैसे पता चले। तो उनका कहना था कि देखो, जिसमें द्रव्यमान बढ़ गया, जिसका भार बढ़ गया, जो थोड़ा भारी हो गया, एगो हल्का हो गया, जो भारी हो गया उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, और जो हल्का हो गया इसका इलेक्ट्रॉन कम हो गया। जाहिर से बात है, भारी होने का मतलब है कि मान लो कि अगर करका में से 50 गो इलेक्ट्रॉन उड़ के आ जाए हरियरका में, 50 गो उड़ा और हरा वाला में आ जाए इलेक्ट्रॉन उड़ के, तो हम बोलेंगे नहीं भारी हो जाएगा, ये हल्का हो जाएगा। तो जो भारी हो गया ना, उसको बोलो कि इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गया, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गया तो क्या बोले, तो बोल दो नेगेटिव चार्ज है। और जितना इस पर नेगेटिव चार्ज होगा ना, उतना ही इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। जितना इस पर नेगेटिव उतना ही इस पर पॉजिटिव। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव और प्रोटॉन पे पॉजिटिव, ऐसा नहीं है। तो फिर कैसे प्रोटॉन पे पॉजिटिव कैसे कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि देखो, कोई भी एटम में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। बाद में केमिस्ट्री में देखा गया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों सेम होता है। इधर मान लो कि इलेक्ट्रॉन 17 गो है और प्रोटॉन 17 गो है। जब दोनों को आपस में रगड़े तो इसका कुछ इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन हो गया एगो ज़्यादा और अब इसमें इलेक्ट्रॉन हो गया एगो कम। तो ऐसा मान लिया गया कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, ठीक है, 17 से 18 इलेक्ट्रॉन बन गया और ये 11 से 10 इलेक्ट्रॉन। देखो पहले 18 गो, मतलब पहले 17 गो था, अब 18 गो इलेक्ट्रॉन हो गया और 17 गो प्रोटॉन। तो कहल गया कि अगर 18 गो इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज मानिएगा। ऐसा लिखित है, बेंजामिन फ्रैंकलिन जो बोले थे वो लिखित है, ऐसा नहीं कि अपने मन से हम बता रहे हैं। 18 इलेक्ट्रॉन मतलब 18 को नेगेटिव मान लो,
और 17 को पॉजिटिव पॉजिटिव मान लो, तो 17 को पॉजिटिव 17 को नेगेटिव तो खत्म, फिर भी इसके पास एक नेगेटिव बचेगा। यानी नेट चार्ज अगर देखा जाए तो इसके ऊपर -1 हो गया, जबकि अन्य 10 गो इलेक्ट्रॉन और 11 गो प्रोटॉन, तो 10 गो नेगेटिव और 10 गो पॉजिटिव खत्म, फिर भी एक गो पॉजिटिव बचा। यानी जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ रहे थे तो जाहिर सी बात है कि एक वस्तु में से इलेक्ट्रॉन कूदकर इसमें गया होगा, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन कूद कर गया वहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो गया, और जिसमें से इलेक्ट्रॉन घट गया वहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गया। जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया उसमें बोलेंगे नेगेटिव चार्ज आ गया। कैसे आ गया जो समझा दिए, जितना इलेक्ट्रॉन गया उतना ही नेगेटिव, जिसमें इलेक्ट्रॉन कम गया उसमें उतना ही पॉजिटिव। यानी कि दो वस्तुओं को जब आपस में रगड़ा गया तो एगो पे चार्ज आ गया, नहीं दोनों पे चार्ज आ गया। यानी कि चार्ज क्या होता है, इतना देरी जो हम भोग रहे हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि चार्ज क्या होता है तो एक लाइन में कहेंगे कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण ही चार्ज कहलाता है। ऐसा नहीं बोलें कि चार्ज कोई वस्तु होता है, चार्ज कोई वस्तु नहीं होता है। ट्रांसफ़र हो रहा है इलेक्ट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन जिसके पास जा रहा है उसके ऊपर भी चार्ज आ गया, और जिसमें से इलेक्ट्रॉन कम हो गया उसके ऊपर भी चार्ज आ गया। मान लो किसी के पास ढेरे मनी इलेक्ट्रॉन आ गया तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, जिसके यहाँ इलेक्ट्रॉन के नुकसान हो गया उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो चार्ज मतलब कोई वस्तु का जाना या किसी इलेक्ट्रॉन का जाना नहीं होता। इलेक्ट्रॉन जा रहा है तब भी चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन आ रहा है तब भी चार्ज होगा, दोनों ही कंडीशन में चार्ज होगा। लेकिन उनका कहना था फ्रैंकलिन का कि इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा होगा तो नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन अगर कम होगा तो पॉजिटिव चार्ज। तो माइंड में सेट रखिएगा कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज चार्ज। हिंदी में कह सकते हैं कि आवेशों के स्थानांतरण को, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को फिर से लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को आवेश कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन जाने को, तो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण होता है तो दोनों पे चार्ज होगा। देखो एक हो गया पॉजिटिव चार्ज, एक हो गया पॉजिटिव चार्ज, धन आवेश बोलते हैं हिंदी में, धन आवेश, और एक हो गया नेगेटिव चार्ज, इसको बोलते हैं ऋण आवेश, ऋण आवेश। एक हो गया पॉजिटिव चार्ज, एक हो नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जाहिर सी बात है कि वो नेगेटिव चार्ज है, मतलब वहाँ नेगेटिव के ज़्यादा धाक होगा। नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन, जिस ऑब्जेक्ट पर या जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नेगेटिव चार्ज। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है, प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज़्यादा है, उस पर हो जाएगा धन आवेश। यानी आवेश कई प्रकार के हो गया, तो बेंजामिन के हिसाब से या बेंजामिन फ्रैंकलिन के हिसाब से आवेश दो प्रकार के हो गया, एगो धन आवेश और एगो ऋण आवेश। धन आवेश किसे कहते हैं, तो हिंदी में बोल देते हैं पहले। धन आवेश किसे कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन के तुलना प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो जाए। देखो ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब प्रोटॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या, जिसमें प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगा। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है तो धन आवेश हो गया। और जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है प्रोटॉन की संख्या कम है हो जाएगा ऋण आवेश। इंग्लिश में कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज, द बॉडी which has number of proton is larger than the number of electron, this body is known positively charged, and the body which has number of electron is greater than या larger than the number of proton, this body is known as negative charge। पॉजिटिव चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, दोनों चार्ज के बारे में अब हम लोग देख लिए। अब नेक्स्ट आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, 1 मिनट टाइम देख लेते हैं। जिस तरह से मैथ में है उसी तरह से हम फिजिक्स में भी ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको पढ़ा देख के दिन में बाकी नहीं रहे। चार्ज के बारे में ऑल अबाउट जितना था हम बता दिए। अब चार्ज से आगे, ठीक है, इसके आगे आज पूरा चार्ज के बारे में, चार्ज क्या है, चार्ज कितने प्रकार के हैं, चार्ज का नोमेनक्लेचर किसने किया, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। पॉजिटिव क्यों किया, नेगेटिव क्यों किया, क्योंकि दो क्वांटिटी मिलता है तो जीरो तभी होगा जब एगो पॉजिटिव एगो नेगेटिव होगा।
दोनों अपने आप में इफेक्ट दिखाता है, इसका भी कुछ अपना मतलब है, इसका भी कुछ अपना मतलब है, लेकिन जब दोनों मिल जाता है तो जीरो हो जाता है। जैसे एगो के पास मान लो कि प्लस, मतलब ऐसे मान लो कि किसी के पास 4 लाख रुपया प्लस में है और फिर किसी के पास -4 लाख रुपया है, दोनों आपस में मिल जाए तो ये +4 लाख है, ये -4 लाख, दोनों मिलेगा, मतलब ये +4 लाख इसको दे देगा तो इसका कर्ज वसूल। तो अब सब मिला जुला के क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों? क्योंकि एगो 4 लाख कर्जा में था डूबल माइनस में, और एगो पास 4 लाख प्लस में था, दोनों मिल गया, मतलब ये इसको दे दिया, तो ना तो अब इसके पास कुछ चार्ज रहा ना ही इसके पास, मतलब न्यूट्रल हो गया। तो ऐसा तो सिर्फ मैथ में होता है, एगो प्लस एगो माइनस। इसीलिए बेंजामिन फ्रैंकलिन का कहना था कि एगो धन आवेश होगा और एगो ऋण आवेश होगा। अब धन आवेश और ऋण आवेश से आगे हम लोग कल बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज देखेंगे, ये कौन धन आवेशित कौन ऋण आवेशित है। तो कल का टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज और इलेक्ट्रोस्कोप। आज इतनी देर तक वीडियो देखें, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक करना तो भूलें नहीं, ठीक है। फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।